हेलो स्टूडेंट। आज एक नया चैप्टर चालू करना है, वो है इतिहास का। और इतिहास के अंतर्गत अध्याय 1 फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति, देखिए, फ्रांस की क्रांति कई दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर पहले बात करें तो इस क्रांति के द्वारा पूरे वर्ल्ड में जनतांत्रिक व्यवस्था का कैसे स्थापना होता है ये हम लोग समझते हैं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण होता है कि इस क्रांति को बेहतर तरीके से पढ़ने के बाद आपको एक दूसरा लेसन समझ में आता है, और उस लेसन का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद। इस साल आपको ये लेसन नहीं मिलेगा, ये 10th का लेसन है। 10th का लेसन है और अगले साल आप लोगों को इस लेसन से मुलाकात होगा। लेकिन हम जब भी पढ़ाते हैं तो यही कहते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति को जितने ही बेहतर तरीके से आप तैयार करेंगे, उतने ही बेहतर तरीके से आपका यूरोप में राष्ट्रवाद समझ में आएगा। नंबर 1। अगर नंबर 2 की बात करें तो हम लोग फ्रांस की जो क्रांति पढ़ते हैं, तो फ्रांस की क्रांति के अंतर्गत फ्रांस का इतिहास हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ते क्या हैं? तो फ्रांसीसी क्रांति के माध्यम से हम लोग यह जानने का प्रयास करते हैं कि पूरे वर्ल्ड में, पूरी संसार में कैसे व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है। आप लोग हमने कहा था जब ज्योग्राफी का लास्ट मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा था, उस दौरान आप लोगों से कहा था कि आप लोग इस क्रांति को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोग एक बार पढ़ कर के आते हैं तो निश्चित रूप से यह क्रांति जब मैं पढ़ाना प्रारंभ करूंगा तो आपको समझ में आएगा। तो मैं तो यह उम्मीद करता हूं कि आप लोग ज़रूर पढ़े होंगे, क्योंकि यह ऑनलाइन क्लास है। हम फिजिकली तो अपीयर हैं नहीं आपके समक्ष, तो हमको समझ में आए। लेकिन हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग एक बार अपनी एनसीईआरटी के किताब में फ्रांसीसी क्रांति को ज़रूर पढ़े होंगे। तो देखिए, यह जो आपके लेसन प्रारंभ करता है, तो लेसन के प्रारंभ में ही एक चीज़ लिखा है कि जो कि फ्रांस की क्रांति के विषय में कह रहा है, या 3 अध्याय के विषय में डायरेक्ट कह रहा है। क्या कह रहा है कि देखिए, फ्रांस की क्रांति रूस की क्रांति, और एक तीसरा चैप्टर आपको मिलेगा नात्सीवाद व हिटलर। लेसन का नाम चाहे जो भी हो, लेकिन यहाँ पर हम संक्षिप्त में अगर बात करें तो यह 3 लेसन आपको मिलेगा, और तीनों ही 9th क्लास में तीनों ही लेसन, यानी कि अध्याय 1 के रूप में फ्रांसीसी क्रांति, अध्याय 2 के रूप में रूस की क्रांति, और अध्याय 3 के रूप में जर्मनी में नात्सीवाद व हिटलर। देखो, इसके माध्यम से जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ना प्रारंभ करेंगे, 9th क्लास का पॉलिटिकल साइंस पढ़ना प्रारंभ करेंगे, तो वहाँ पर आपको मिलेगा शासन का स्वरूप। आपको मिलेगा कि आज विश्व में कितने प्रकार के शासन व्यवस्थाएं संचालित हो रही हैं, यानी कि शासन का प्रकार हम लोग को मिलेगा। और वहाँ पर मिलेगा तो नंबर 1 मिलेगा लोकतांत्रिक
लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था। दूसरा मिलेगा साम्यवादी शासन व्यवस्था, और तीसरा मिलेगा तानाशाही, तानाशाही शासन व्यवस्था। और ये देखिए कि ये संजोग कहिए या फिर एक एनसीईआरटी का अपना एक योजना कहिए कि इन तीनों ही लेसनों के माध्यम से, यानी कि अगर कहें फ्रांस की क्रांति के माध्यम से कहें तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना होती है। अगर रूस की क्रांति की बात करें तो उसके माध्यम से साम्यवादी शासन व्यवस्था की स्थापना होती है, और नात्सीवाद व हिटलर की बात करें तो वहाँ पर तानाशाही शासन व्यवस्था की बात होती है। और यह तीनों ही आप लोगों को लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको बेहतर तरीके से तीनों लेसन को जानना चाहिए, चाहे इस इतिहास के दृष्टिकोण से, चाहे फिर पॉलिटिकल साइंस के दृष्टिकोण से। इसको बेहतर तरीके से पढ़ने की आवश्यकता है। तो यानी कि दो आवश्यकता हमने बताया कि नंबर 1 कि फ्रांस की क्रांति को जितने बेहतर तरीके से समझेंगे उतने ही बेहतर तरीके से आपका यूरोप में राष्ट्रवाद समझ में आएगा। और दूसरी बात हमने कहा कि जो आज पूरे वर्ल्ड में शासन व्यवस्थाओं की बात होती है कि कितने प्रकार की शासन व्यवस्थाएं देखने को मिलता है, तो लोकतंत्र की बात करें, साम्यवाद की बात करें, चाहे तानाशाही शासन की व्यवस्था की बात करें, इन तीनों ही अध्याय के माध्यम से आप लोगों को देखने को मिलेगा। नंबर 3 यानी तीसरा रीजन क्या है, तो आज पूरे वर्ल्ड की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति को समझने के लिए ये दो अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम कहें कि फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति का समय क्या है, तो 1789 ईस्वी। अगर रूस की क्रांति की टाइम की बात करें, समय की बात करें, तो 1917 ईस्वी। हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हम इसके माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका इस लेसन, यानी कि पहला लेसन जो फ्रांस की क्रांति है और दूसरा लेसन रूस की क्रांति है, तो यह क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों इसको इम्पोर्टेंसी दे करके या महत्व दे करके पढ़ने की आवश्यकता होता है। तो फ्रांस की क्रांति की अगर बात करें तो 1789 और रूस की क्रांति की बात करें तो 1917। अब प्रश्न उठता है कि दोनों क्रांतियों के पीछे, देखो क्रांति, प्रत्येक प्रकार की क्रांति होती है, उसके पीछे कोई ना कोई विचारधारा काम करता है। अगर फ्रांस की क्रांति की बात करें तो फ्रांस की विचारधारा की बात करें तो फ्रांस की क्रांति के पीछे कौन सी विचारधारा थी और रूस की क्रांति के पीछे कौन सी विचारधारा थी। तो नंबर 1 की बात करें फ्रांस की क्रांति तो उदारवाद। अगर रूस की क्रांति की बात करें तो समाजवादी। अगर समाजवादी शासन व्यवस्था की बात करें तो कार्ल मार्क्स के द्वारा जो व्यवस्था दिया गया उसके आधार पर यह क्रांति संपन्न हुई थी। लेकिन अगर उदारवाद की बात करें तो उदारवाद किसी व्यक्ति विशेष के नाम से जुड़ा हुआ नहीं है। वह किसके नाम से जुड़ा हुआ है, तो हम कह सकते हैं मध्यवर्ग। यह मध्यवर्गियों का यह मध्यवर्गियों की विचारधारा है जिसको हम लोग उदारवाद के नाम से जानते हैं। अगर हम कहें कि फ्रांस की क्रांति के बाद पूरे विश्व में, पूरे यूरोप में किस प्रकार के शासन व्यवस्था की स्थापना होती है, तो वह है जनतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना होगी। जनतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना होगा। और यदि कहें कि रूस की क्रांति के बाद किस प्रकार की शासन व्यवस्था की स्थापना होगी, तो वह है साम्यवादी शासन व्यवस्था की।
साम्यवादी शासन व्यवस्था की। आज पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो हालांकि प्रत्येक देश यही कहता है कि हम क्या हैं, लोकतांत्रिक हैं, लेकिन वहाँ की शासन पद्धति को, वहाँ के सरकार के स्वरूप का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो यह पाया जाता है कि कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ पर जनतांत्रिक शासन व्यवस्था है और कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ पर साम्यवादी शासन व्यवस्था है। हालांकि हमने एक तीसरे प्रकार की शासन व्यवस्था की बात किया, जैसे कि जर्मनी में नाज़ीवाद और हिटलर, जो तानाशाही शासन का प्रतीक रहा है। तो यहाँ पर उसको ड्रॉप करते हैं, चूँकि हम दो ही लेसन को देखते हैं, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है और इसके माध्यम से, यानी कि दोनों ही क्रांतियों के माध्यम से, चूँकि हमको फ्रांस की क्रांति पढ़ाना है लेकिन इसी के साथ रूस की क्रांति को भी कंपैरिजन कर देते हैं, तो चूँकि आज जो दो प्रकार की प्रमुख शासन व्यवस्थाएँ हैं पूरे वर्ल्ड में, उनको अध्ययन करने में सुविधा प्राप्त हो जाएगा। तो यह विचारधारा कौन सी विचारधारा और किस प्रकार की शासन व्यवस्था की स्थापना होती है, तो जनतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना होती है और यहाँ पर साम्यवादी शासन व्यवस्था की स्थापना होती है। अगर हम तीसरे प्रकार की बात करें तो आर्थिक परिवर्तन पूरे विश्व में फ्रांसीसी क्रांति के बाद किस प्रकार के आर्थिक परिवर्तन होते हैं और साम्यवादी यानी कि रूस की क्रांति के बाद किस प्रकार के शासन आर्थिक व्यवस्था की स्थापना होती है। तो ये देखिए, फ्रांस की क्रांति में हम लोग बाद में इसको देखते रहेंगे कि ये मध्यवर्गीय क्या है और इनकी विचारधारा, उदारवाद की विचारधारा क्या है। हम लोग इसको बेहतर तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन अभी विचारधारा में नहीं, इसकी पृष्ठभूमि हम लोग तैयार कर लेते हैं कि फ्रांस की क्रांति के अंतर्गत हम लोगों को क्या जानना है और रूस की क्रांति जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसके अधीन हम लोग क्या जानेंगे। तो आज अगर फ्रांस की क्रांति की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में जो आर्थिक व्यवस्था देखने को मिलता है वह दो प्रकार की मिलती है। नंबर 1, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और दूसरी प्रकार की अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है जिसे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। या हम कह सकते हैं कि रूस की क्रांति के बाद एक विशेष प्रकार की आर्थिक व्यवस्था का विकास हुआ जिसे हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। और अगर हम फ्रांस की क्रांति की बात करें तो फ्रांस की क्रांति के बाद पूरे यूरोप में और आज पूरे वर्ल्ड में बात करें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना हुआ। यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, यह समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, जहां पर जिस प्रकार से ज़रूरत लगेगा मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। नंबर 3 की बात करें, ये तो अगर इसके अंतर्गत फ्रांस की क्रांति के बाद पूरे वर्ल्ड में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित होती है, किस प्रकार के आर्थिक व्यवस्था स्थापित होती है, तो अगर हम कहें तो फ्रांस की क्रांति के बाद पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना होगा और रूस की क्रांति के बाद समाजवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना होगा। अगर हम तीसरे प्रकार की बात करें तो देखो, यह जो जनतांत्रिक शासन व्यवस्था है जिसका प्रचलित नाम आज हम लोग लोकतंत्र कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं, और इसमें मानवीय अधिकार बड़ी ही महत्वपूर्ण होता है। यानी मानवीय अधिकार का मतलब है कि मानवों की स्वतंत्रता की बात करें, समानता की बात करें, तो यह जो जनतांत्रिक शासन व्यवस्था है उसकी बुनियाद ही है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। लेकिन अगर हम साम्यवादी शासन व्यवस्था की बात करें तो वहाँ पर भी मानवीय स्वतंत्रता की बात की गई है। ऐसी बात नहीं है कि उसके अंतर्गत मानवीय स्वतंत्रता की बात नहीं किया जाता है, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि वहाँ पर राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होता है। हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस, जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर यह देखेंगे कि राजनीतिक रूप से लोग स्वतंत्र नहीं होते हैं, क्योंकि इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हम ओपन नहीं करना चाहते थे, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस जब पढ़ाएंगे वहाँ पर इस चीज़ को बताएंगे। एक दलीय शासन व्यवस्था होती है, एक दलीय शासन व्यवस्था होती है। तो राजनीतिक रूप से व्यक्ति
उस देश के नागरिक कैसे स्वतंत्र होंगे? क्या वह शासन व्यवस्था को परिवर्तित कर सकते हैं? तो देखो, लोकतंत्र के अंतर्गत यह देखने को मिलेगा कि लोकतंत्र के अंतर्गत या तो द्विदलीय व्यवस्था होता है या बहुदलीय व्यवस्था होता है। तो इसमें जनता के पास राइट होता है, अधिकार होता है कि वह कभी भी सरकार को परिवर्तित कर सकती है। लेकिन अगर साम्यवादी शासन व्यवस्था वाले देशों की बात करें तो वहाँ पर राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं होता है। मैंने यह इसी शब्द को उठाया था, राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वह अपने शासक को बदल नहीं सकते हैं। और एक दूसरा भी अंतर होता है, वह है अभिव्यक्ति की आज़ादी। अभिव्यक्ति की आज़ादी। आज लोकतांत्रिक देशों में, या कहें कि आज पूरे विश्व में जितने भी जनतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देश हैं, उन देशों में लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी जिस रूप में दिया गया है, प्रेस की आज़ादी जिस रूप में दिया गया है, उस रूप में साम्यवादी शासन व्यवस्था वाले देशों में नहीं दिया गया है। तो इसके माध्यम से, यानी कि फ्रांस की क्रांति जब हम लोग पढ़ेंगे, जहां हम लोग रूस की क्रांति पढ़ेंगे, तो उस दौरान हम लोग इन सब चीज़ों की चर्चा हम लोग करेंगे। अभी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर फ्रांस की क्रांति की बात करें तो फ्रांस की क्रांति के अधीन हम लोग इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि उदारवाद क्या है, मध्यवर्ग कहाँ से आते हैं, जनतांत्रिक शासन व्यवस्था क्या होती है, किस प्रकार की उदारवादियों की सोच थी और हम कैसे उसको जनतांत्रिक शासन व्यवस्था का नाम देते हैं, हम लोग को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं और इसके माध्यम से कैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास होता है और यह मानवीय अधिकार को कैसे सुनिश्चित करता है। अब यहीं से प्रारंभ करते हैं, यहीं से इसको प्रारंभ करते हैं कि अगर फ्रांसीसी क्रांति की बात करें तो फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा क्या था? तो फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा था स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व। बंधुत्व, यह फ्रांस की क्रांति का मुख्य नारा था। क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति जो होती है वह राजतंत्र की जगह पर एक विशेष प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित करने के लिए फ्रांसीसी क्रांति होती है। मैं यही बताना चाहता हूं कि हम लोग को आखिर फ्रांस की क्रांति क्यों पढ़ाया जा रहा है। हमारे यहाँ 1857 की क्रांति हुई, जिसको आप लोग ये कक्षा 8 में पढ़े होंगे, तो हम लोग इसको नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग की बात करें, अमेरिका की क्रांति की बात करें, उसको भी हम लोग अध्ययन नहीं कर रहे हैं। हम लोग तमाम देशों में जो क्रांति होती है उसको हम लोग अध्ययन नहीं कर रहे हैं, बल्कि कौन सी क्रांति का अध्ययन कर रहे हैं? फ्रांसीसी क्रांति का अध्ययन कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि इसके माध्यम से ही लोकतंत्र का विकास होता है। लोकतंत्र का विकास अन्य माध्यम से भी होता है। अगर ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन की एक नज़र हम देखते हैं यहाँ पर। ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन, तो वहाँ पर 1688 ईस्वी में गौरवपूर्ण क्रांति होती है। गौरवपूर्ण क्रांति होती है जिसको हम लोग रक्तहीन क्रांति के भी नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग रक्तहीन क्रांति के नाम से जानते हैं। अब इस क्रांति का प्रमुख क्या चीज़ था? तो इस क्रांति के समय ब्रिटेन का राजा जेम्स द्वितीय था। जब यह क्रांति होती है, यानी कि वहाँ के लोगों के द्वारा जब जेम्स द्वितीय का विरोध किया जाता है तो यह गद्दी छोड़ करके भाग जाता है। और उसके बाद ब्रिटेन में किस प्रकार की शासन व्यवस्था की स्थापना होती है? तो ब्रिटेन में प्रतिनिधित्व शासन व्यवस्था की स्थापना होती है। प्रतिनिधित्व शासन व्यवस्था की स्थापना होती है, जिसको हम लोग संसदीय शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग संसदीय शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं।
परंतु यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना 1688 ईस्वी में गौरवपूर्ण क्रांति या रक्तहीन क्रांति के द्वारा ही वहाँ पर स्थापित हो जाता है। लेकिन आज भी ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है। गणतंत्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ का गणतंत्र का मतलब ही होता है कि जिस देश में जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वह व्यक्तियों द्वारा चुना गया व्यक्ति होता है, तो हम उस देश की शासन व्यवस्था को गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत में क्या है? भारत में एक जो राष्ट्राध्यक्ष है, जो जिसको हम लोग प्रथम नागरिक के नाम से जानते हैं, प्रथम नागरिक के नाम से जानते हैं, और वह है कौन? राष्ट्रपति। लेकिन आज भी ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज भी उसका राष्ट्राध्यक्ष जो कौन होता है? तो वह राजा होता है। इसीलिए ब्रिटेन क्या है? वह गणतंत्र नहीं है। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत जो फ्रांस की क्रांति होगी उसके बाद, यानी जो फ्रांस की क्रांति के बाद जिस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित होगी उससे फ्रांस क्या बन जाएगा? फ्रांस एक गणतंत्र बन जाएगा। इसे हम लोग राज्य क्रांति के भी नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? तो फ्रांस में जो क्रांति हुआ वह अमेरिका में जो क्रांति हुआ, चाहे भारत में जो स्वतंत्रता संघर्ष हुआ, उससे पृथक है। क्योंकि अगर हम बात करें अमेरिकन क्रांति की बात करें, अमेरिका की क्रांति की बात करें, तो अमेरिका की जो क्रांति हुआ वह क्रांति अगर बात करें तो 1773 में बोस्टन टी पार्टी की घटना होती है। बोस्टन टी पार्टी की घटना होती है और उसी से अमेरिकी स्वतंत्रता या कह सकते हैं कि अमेरिकी क्रांति प्रारंभ होती है। लेकिन यह जो अमेरिका में क्रांति होता है वह फ्रांस की क्रांति से भिन्न है। कैसे भिन्न है? तो अमेरिका क्या है? ब्रिटेन का एक उपनिवेश है। ब्रिटेन का एक उपनिवेश है और वह क्या चाहता है? वह उपनिवेश से आज़ाद होना चाहता है। लेकिन फ्रांस में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। फ्रांस में क्या है? राजतंत्र है और इस राजतंत्र की शासन व्यवस्था को क्या करने के लिए क्रांति होती है? समाप्त करने के लिए क्रांति होती है। और इस राजतंत्र के स्थान पर एक नए प्रकार के ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें लोगों की स्वतंत्रता हो, समानता हो और बंधुत्व हो। तो हम लोग इस क्रांति को जब पढ़ेंगे तो इन चीज़ों को देखेंगे। 1773 में बोस्टन टी पार्टी की घटना होती है और अमेरिकी क्रांति प्रारंभ हो जाती है और 9 जुलाई 1776 को अमेरिका ब्रिटेन से मुक्त हो जाता है। उसके बाद 1787 में, उसके बाद 1787 में अमेरिका का संविधान पारित किया जाता है और 1789 में संविधान को लागू किया जाता है। उससे पूर्व यानी कि 1783 में पेरिस शांति समझौता होता है। पेरिस शांति समझौता होता है और इस तो हमको ये अमेरिकन क्रांति के विषय में चर्चा करने की क्या आवश्यकता है? तो इसलिए आवश्यकता है कि यह फ्रांस की क्रांति से अमेरिका की क्रांति क्या है? 2 अर्थों में भिन्न है। नंबर 1 कि फ्रांस की क्रांति राजतंत्र के स्थान पर एक नए प्रकार की शासन व्यवस्था को स्थापित करने के लिए होता है
और जो अमेरिका की क्रांति है वह अमेरिका की क्रांति उपनिवेशवाद की संस्कृति से मुक्त होने के लिए होता है। नहीं तो अगर सच पूछा जाए तो जो ये 1789 में ही अमेरिका का संविधान लागू हो गया और वह एक लोकतांत्रिक देश बन गया। और जबकि अगर हम फ्रांसीसी क्रांति को जो पढ़ेंगे वह देखेंगे तो 1791 में फ्रांस का संविधान लागू होता है और फ्रांस एक क्या बन जाता है, गणतंत्र नहीं बनता है। उस समय गणतंत्र नहीं बनता है। कब गणतंत्र बनेगा, हम लोग फ्रांस की क्रांति पढ़ेंगे तो इसको डिटेल्स में अध्ययन करेंगे। लेकिन अगर 1789 में अमेरिका का संविधान लागू होता है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका बन जाता है, क्योंकि कई प्रांतों को जोड़ करके इसको संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन होता है, अमेरिका का गठन होता है। और यह विश्व का एक ऐसा देश रहा जो पहली बार संविधान लागू करने वाला रहा और अपने संविधान में मानवीय अधिकार की घोषणा को शामिल किया। आपको सुनकर भी आश्चर्य होगा कि विश्व का यह प्रथम देश है, अमेरिका की अगर बात किया जाए तो विश्व का यह प्रथम देश है जो धर्मनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। धर्मनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। तो दो तीन चीज़ें यहाँ से स्पष्ट होता है कि देखिए, ऐसी बात नहीं है कि फ्रांस की क्रांति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ पर पहली बार संविधान लागू किया गया। संविधान तो पहली बार अमेरिका में भी लागू किया गया। अगर हम कहें संसदीय शासन प्रणाली की बात करें तो संसदीय शासन प्रणाली तो ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में 1688 में जो रक्तहीन क्रांति होती है और उसके बाद वहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना होती है। अगर हम मानवीय स्वतंत्रता की बात करें, जो फ्रांस की संविधान के अंतर्गत मानवीय स्वतंत्रता की घोषणा किया जाता है, तो अमेरिका के संविधान में भी तो मानवीय स्वतंत्रता की घोषणा किया जाता है और उससे पहले लागू होता है। फिर भी हम लोग फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एक विचारधारा के आधार पर, उदारवाद की विचारधारा के आधार पर पहली बार इस प्रकार का परिवर्तन के लिए क्रांति होता है। और इसीलिए हम लोग कहते हैं, कि उदारवादी विचारधारा की पहली अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति में होती है, फ्रांस की क्रांति में होता है। यानी यही कारण है कि हम लोग कहते हैं कि जो उदारवाद की विचारधारा है उसकी जो पहली अभिव्यक्ति होती है फ्रांस की क्रांति में होती है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि जब हम यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ाते हैं तो हमारा मुख्य बेस क्या होता है? तो मुख्य बेस होता है कि 10th क्लास का एक चैप्टर समझाना, उसको भी यहाँ पर दृष्टिकोण में रख कर के चलना कि यूरोप में राष्ट्रवाद हम लोगों को अगले साल पढ़ना है। और इसीलिए मैं जो फ्रांस की क्रांति पढ़ाता हूँ, फ्रांस की क्रांति को तो इस दृष्टिकोण से पढ़ाता हूँ कि आपका जो फंडामेंटल चीज़ है, यूरोप में राष्ट्रवाद का जो फंडामेंटल चीज़ है वह कंप्लीट हो जाए। क्योंकि अगर यहाँ पर फ्रांस की क्रांति जितनी बेहतर तरीके से समझ करके जाएंगे उतने ही बेहतर तरीके से यूरोप में राष्ट्रवाद समझ में आएगा। एक और देखिए ना, यहाँ पर एक और रीज़न है कि जहाँ पर फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ होती है? 1789 में। हम लोग को कब तक पढ़ना है? तो 1804। यह क्रांति यानी कि फ्रांस की क्रांति का समय है और जो 1804 है यह नेपोलियन के उदय का समय है, नेपोलियन के उदय का टाइम है, उदय का समय है। और हम लोग को जो 10th क्लास में अगली साल जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे कहाँ से प्रारंभ करेंगे? तो 1804 में नेपोलियन के उदय से प्रारंभ करेंगे और 1914 जो बाल्कन समस्या के बाद परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी, या कह सकते हैं कि बाल्कन समस्या
के परिणाम स्वरूप जो समस्या उत्पन्न होगी, यानी एक विश्व युद्ध होगा 1914 में, वहाँ तक हम लोगों को चलना होगा। तो इसीलिए हम कह रहे थे कि इसको, यानी कि फ्रांस की क्रांति को बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक बार एनसीईआरटी की अपनी किताब को पढ़े होंगे तो इस बात में कोई संदेह नहीं कि आप लोगों को यह लेसन तैयार हो जाएगा। अगर हम कहें कि फ्रांस की क्रांति को अब प्रारंभ करते हैं। फ्रांस की क्रांति जब पढ़ेंगे, लेसन पढ़े होंगे, तो उसके अधीन देखे होंगे कि फ्रांस की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से करता है। तो फ्रांस की क्रांति का प्रारंभ आपको 14 जुलाई सन 1789 से किया होगा। यह टाइम क्या है? यह उस समय का टाइम है। लिखा होगा कि 14 जुलाई सन 1789 की सुबह पेरिस में अफवाहन यह सूचना मिला कि लुई 16वें, जो फ्रांस का शासक था, उसको जब हम फ्रांस के रेवोल्यूशन को हम चालू करेंगे तो उसको बताएंगे कि लुई 16वें के द्वारा सैनिकों को आदेश दिया गया है कि वह नागरिकों पर गोली चलाएं। इस अफवाहन सूचना को पाकर के पेरिस के लोग, जो संख्या भी लिखा है, लगभग 7,000 पुरुष और स्त्री टाउन हॉल के समक्ष एकत्रित होते हैं तथा सरकारी इमारतों में शस्त्र की खोज में और लूटपाट करने के दृष्टिकोण से वहां पर या कह सकते हैं कि निरंकुश राजतंत्र के विरोध स्वरूप वहां पर सरकारी भवनों पर आक्रमण करते हैं। और आक्रमण करने के बाद अंतोगत्वा पेरिस नगर के पूर्वी छोर पर अवस्थित बास्तिल किला पहुंचते हैं। और बास्तिल किला में निरंकुश राजतंत्र का प्रतीक बास्तिल जेल अवस्थित है, उसमें उस पर धावा बोल देते हैं, उस पर आक्रमण कर देते हैं। और जेल के अधीक्षक को हत्या करने के बाद वहां पर जितने भी कैदी हैं उनको मुक्त कर दिया जाता है। संजोग यह था कि उस समय बास्तिल जेल में केवल 7 ही कैदियां हैं और 7 कैदी को मुक्त करने के बाद बास्तिल जेल को ध्वस्त कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है और उसके बचे हुए भग्ना अवशेष को बाजार में ले जा करके बेच दिया जाता है। प्रश्न यह उठता है कि फ्रांस की जनता इतनी क्रोधित क्यों है? दूसरा नंबर कि उनकी मांग क्या है? तो मांग को अगर देखेंगे तो उनका मुख्य मांग क्या है? तो पाव रोटी का जो बढ़ा हुआ कीमत है उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनको पाव रोटी उस कीमत पर नहीं मिल रहा है जितना कि वो चाहते हैं। लेकिन क्या केवल फ्रांस की क्रांति इस दृष्टिकोण से हो रहा है कि वहाँ के लोग क्या चाहते हैं? तो सस्ते दर पे पाव रोटी चाहते हैं? नहीं, वहाँ के लोग चाहते क्या है? तो वहाँ के लोग चाहते हैं स्वतंत्रता चाहते हैं, समानता चाहते हैं। और यही नहीं, वहाँ जो फ्रांस में एक विशेषाधिकार युक्त समाज है, एक विशेषाधिकार युक्त जो सामंती व्यवस्था है, उसकी समाप्ति की बात करना चाहते हैं। लेकिन उसमें लिखा है कि पाव रोटी की बढ़ी हुई कीमतों का विरोध कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि आखिर इस प्रकार की घटना जो 14 जुलाई सन 1789 की जो घटना घटित होती है, और विश्व इतिहास में यह टाइम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 14 जुलाई को ही फ्रांस का मुक्ति दिवस मनाया जाता है। मुक्ति दिवस मनाया जाता है, आज भी मनाया जाता है, मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी 14 जुलाई के समय को फ्रांस में मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आखिर इस प्रकार की घटना क्यों घटित होती है? फ्रांस की जनता क्यों इतना क्रोधित है? क्यों चाहती है कि निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर एक ऐसी शासन व्यवस्था की स्थापना किया जाए जो जनता की हित की बात करे, जो जनता की कल्याण की बात करे? तो इसके लिए हम लोगों को वहाँ के फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे, यानी फ्रांस के क्रांति के कारणों पर हम लोगों को समीक्षा करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि फ्रांस की क्रांति का कारण, तो फ्रांस की क्रांति के कारण के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि तत्कालीन फ्रांस में
उसकी क्या सामाजिक, पहले नंबर राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी, नंबर 1। दूसरा नंबर सामाजिक परिस्थितियां कैसी थी। और तीसरा हम लोग देखेंगे कि वहाँ पर यानी कि फ्रांस की आर्थिक परिस्थितियां कैसी थी, आर्थिक परिस्थितियां कैसी थी। और इन्हीं चीज़ों में हम लोग ढूंढने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कारण रहा कि फ्रांस की जनता पूरी राजतंत्र के जगह पर एक दूसरी प्रकार की शासन व्यवस्था को स्थापित करने की बात करती है। तो इसको हम लोग अगले ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत देखेंगे। थैंक यू।